अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आज के लेक्चर की जानिब। सबसे पहले आप ये नोट कीजिएगा कि हम आपको फरवरी 2026 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके मुताबिक ये कोर्स कवर करवा रहे हैं। इस वक्त आप EDU पाथ पाकिस्तान के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपको इन टाइम उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि हम यूनिट 3 का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स है, इसको कवर कर रहे हैं। और इसमें आप देख लेते हैं कि आज के दिन में हम क्या-क्या टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। अच्छा, लास्ट जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था वो हम लोग ने इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के ऊपर कंप्लीट किया था। सबसे पहली चीज आ जाती है फीचर्स, जिसमें होता है कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ लिखी जाती है। तो सबसे पहले इनलाइन CSS जो होती है वो HTML टैग जो है उसके अंदर जो है वो लिखी जाती है। इंटरनल CSS जो होती है वो स्टाइल के टैग के अंदर लिखी जाती है। और एक्सटर्नल CSS, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि वो डॉट CSS की एक फाइल होती है, जिसको हम लोग लिंक करते हैं अपनी HTML की कोडिंग के साथ। इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं? जो इनलाइन CSS होती है उसमें आप जो एक एलिमेंट है उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इंटरनल CSS के अंदर आप एक वेब पेज की स्टाइलिंग कर सकते हैं। और एक्सटर्नल CSS के थ्रू आप बहुत से वेब पेजेस की स्टाइलिंग एक साथ कर सकते हैं। बेस्ट फॉर का मतलब ये है कि ये लैंग्वेज किस काम के लिए सबसे बेहतरीन है। इनलाइन CSS जो है वो छोटी मोटी जो चेंजेस की जाती हैं कि कोई किसी एक आपने स्टाइल की चेंज कर दी, उसके लिए बेहतरीन होती है। इंटरनल CSS जो है वो सिंगल वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज के अंदर अगर आप कोई स्टाइलिंग की चेंजेस कर रही हैं, कोई स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो बेहतरीन होती है। और जो एक्सटर्नल CSS होती है वो लार्ज वेबसाइट्स के लिए होती है, जिसके वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ वेब पेजेस हो सकते हैं। इसमें इनलाइन CSS जो है वो उसे मैनेज करना इतना इजी नहीं होता। इंटरनल CSS जो है उसकी जो मैनेजमेंट टाइप है वो मिड लेवल है, यानी कि बेटर है। और जो एक्सटर्नल CSS होती है, जो सबसे बेस्ट है, इसकी मैनेजमेंट करना सबसे इजी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि एक्सटर्नल CSS के अंदर जो है आप सिर्फ एक्सटर्नल CSS की फाइल के अंदर जाके एक स्टाइल चेंज करेंगे तो पूरी वेबसाइट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। जबकि इनलाइन CSS के अंदर ये मैनेजमेंट इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हर जो स्टाइल है उसकी कोडिंग डिफरेंट हुई हुई होती है। आपको उसमें बेतहाशा जगहों पर ढूंढना पड़ता है कि कौन सी स्टाइलिंग कहाँ पर हुई हुई है। हर स्टाइल को आप बारी बारी चेंज करेंगे तो तब जाके कहीं पे आप उसको मैनेज कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की जानिब कि जावा स्क्रिप्टिंग क्या होती है और इसको करते कैसे हैं और इसका फायदा क्या होता है। आज हम उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपकी वेबसाइट को ज्यादा एक्टिव, स्मार्ट और इंटरैक्टिव बनाती है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर मैसेजेस को डिस्प्ले कर सकता है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो करंट टाइम चल रहा होता है वो शो कर सकता है, मुख्तलिफ वीडियोस प्ले कर सकता है। आपके वेबसाइट पे जो पासवर्ड एंटर करने की जो फैसिलिटी है वो जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है। डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस कर सकता है। कोई बटन आपकी वेबसाइट के ऊपर नजर आ रहा है तो उस बटन के ऊपर जो रिस्पॉन्स है, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकती है। ये सारे काम इंटरेक्टिव वेबसाइट कर रही होती है। जावास्क्रिप्टिंग जो है वो आपकी इंटरेक्टिव और स्मार्ट वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको बहुत हेल्प आउट करती है। जावास्क्रिप्ट के बगैर आपकी वेबसाइट जो है वो सिंपल एक पेज है, उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। जबकि जावास्क्रिप्ट जो होती है कि आपकी वेबसाइट के अंदर रिस्पॉन्स जो है, किसी भी एक्शन के ऊपर रिस्पॉन्स देने का काम वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। जावास्क्रिप्ट के बगैर आपकी वेबसाइट अच्छी तो लग सकती है, बट वो स्मार्ट नहीं होती। यूजुअली क्या होता है कि आपकी ईमेल जो वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर, जैसा gmail.com हो गई, hotmail.com हो गई, ये जावास्क्रिप्टिंग के थ्रू बनी हुई होती हैं, क्योंकि इसके अंदर आप जो है वो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ये आप ये देखिएगा कि एक जगह पे है स्क्रिप्ट का जिक्र हुआ है कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। और उसके नतीजे में हम उसको बेसिकली ये बताते हैं कि तुमने क्या क्या काम करने होंगे। इसकी हम एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि जी आपने चाय बनानी है, ठीक है। तो उसमें चाय एक एक तो हमने आपको एक वो चीज बता दी कि आपने करना क्या, आपने चाय बनानी है। बट साथ में हम आपको ये कहते हैं कि आपने सबसे पहले किचन में जाना है, फिर आपने एक पानी का ग्लास लेना है, फिर आपने उसमें पानी भरना है, फिर तीली के अंदर जो है वो पत्ती डालेंगे,
वो सारी चीजें करेंगे, यानी कि हम आपको पूरा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, बट उसका एंड रिजल्ट क्या था कि चाय बनानी है। तो ये जो 4-5 इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये एक आपका स्क्रिप्ट बनता है। जावास्क्रिप्ट जो है वो भी इसी तरीके से जो है वो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि ब्राउज़र को ये बताता है कि ब्राउज़र ने क्या-क्या करना होगा। जावास्क्रिप्ट जो है वो इतनी मेमोरी कंज़्यूम नहीं करता क्लाइंट एंड के ऊपर। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जब आपका कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो वो रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसके अंदर कुछ स्पेस अपने लिए एलोकेट करता है ताकि वो ये काम कर सके। जब आप कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं कि जिसकी स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर हुई हुई होती है, तो उसके अंदर वो मैम जो रैम होती है उसकी कंजम्पशन बहुत कम होती है, रैम ज्यादा कंज्यूम नहीं करता। चूंकि जावास्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट स्क्रिप्टिंग करता है, तो इस वजह से आपकी जो रैम है उसकी जो कंजम्पशन है या रैम के अंदर जो स्पेस एलोकेशन होती है वेब ब्राउजर की, वो बहुत कम होती है। जब हम नेटवर्किंग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि एक चीज होती है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। सर्वर बेसिकली वो मेन कंप्यूटर होता है जिसके अंदर वेबसाइट स्टोर हुई हुई होती है। क्लाइंट हम लोग होते हैं जो उस वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि क्लाइंट जो है उस केस में हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप या हमारा मोबाइल फोन होगा। तो जो जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा वो बेसिकली हमारे डिवाइस के ऊपर रन हो रहा होगा। तो उस सूरत में ये होता है कि जो हमारी डिवाइस की रैम होती है, वो इतनी ज़्यादा स्पेस एलोकेट नहीं करती, और इसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो बड़ा जल्दी काम करती है, जल्दी लोड होती है, और हमारा जो सिस्टम है, ये जो डिवाइस है, वो भी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो हमें दे रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एचटीएमएल और सीएसएस दोनों के साथ प्रॉपर काम करता है और एक अच्छी वेबसाइट आपको बना के दे सकता है। ये तमाम उन प्रोग्राम्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है जो कि जावा में लिखे गए होते हैं। यहाँ पर एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जावा और जावास्क्रिप्ट ये दोनों सेम लैंग्वेजेस नहीं है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट और जावा ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस कैसे हैं। इसकी एक छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जी दो लड़के हैं या दो बंदे हैं जिन जिन जिनमें से एक का नाम हमजा है, दूसरे का नाम अंजा है। अब हमजा और अंजा अगर हम नाम बोलें तो दोनों नाम काफी, उनकी जो साउंड है वो काफी सिमिलर सी लगती है, बट ये सेम नाम नहीं है, डिफरेंट नेम्स है, ठीक है। इसी तरीके से जावा और जावास्क्रिप्ट जो है ये भी कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग होती है वो दोनों की डिफरेंट तरीके से होती है। एचटीएमएल वेब पेज बनाने के काम आता है और जावास्क्रिप्ट उसको इंटरैक्टिव बनाने के काम आता है। इसकी एग्जांपल इस तरीके से हम ले लेते हैं कि एचटीएमएल एक बटन क्रिएट करते हैं, और जावास्क्रिप्ट जब रन करते हैं या जावा स्क्रिप्टिंग आप करते हैं तो उसमें आप बटन को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब उसको कोई क्लिक करेगा तो उस बटन ने क्या काम करना होगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जिक्र हुआ है कि जावास्क्रिप्ट कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर चलता है। जावास्क्रिप्ट जो है तकरीबन हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाता है, जिस विंडोज हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगर किसी डिवाइस के ऊपर क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी वेब ब्राउजर्स हैं, तो जावास्क्रिप्ट उनके ऊपर काम करता है। अच्छा, यहाँ पर ये नीचे जो आपको बताया जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एचटीएमएल में स्क्रिप्ट टैग को इस्तेमाल करते हुए उसे यूज किया जाता है। यानी कि जब भी आप कोई जावा स्क्रिप्टिंग कर रहे होंगे एचटीएमएल के अंदर, तो उसके पहले आपने स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करना होगा। जिस जगह पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि इससे ऑनवर्ड जो भी चीज़ लिखी गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो ब्राउज़र को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जितनी भी आगे स्क्रिप्टिंग चल रही होगी, ये सब जावास्क्रिप्ट के अंदर हुई हुई है। उसके अलावा आप जब जावा स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें आप जो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो टैग फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ये फंक्शन यूज होता है किसी भी चीज को डिस्प्ले करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ आ रहा है और उसके आगे लिखा हुआ है लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट, और जब आप इसको रन करते हैं तो ब्राउजर के अंदर इस तरीके से लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ जाता है। बाकी ये इसके अंदर जो कोडिंग है ये किस तरीके से होती है, इसको भी हम आगे चल के देख लेंगे। अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि स्क्रिप्ट जहां से शुरू हो रहा है और स्क्रिप्ट जहां पर खत्म हो रहा है, इन दोनों के दरमियान जितनी भी कोडिंग हुई हुई है, ये सब जावास्क्रिप्ट के अंदर हुई हुई होती है। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको पता चलता है कि लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। इसका ये मतलब है कि ये ब्राउज़र को ये बता रहा है कि
ये जो स्क्रिप्टिंग है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हुई हुई है, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। जैसे आपने देखा था कि लैंग्वेज इंग्लिश, हम लोग जब यहाँ पर एचटीएमएल के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब होता है वेबसाइट इंग्लिश में है। कंप्यूटर को समझाने के लिए, कंप्यूटर एक लैंग्वेज को समझता है और वो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को ये समझाने के लिए या ब्राउजर को ये समझाने के लिए कि ये स्क्रिप्टिंग किस लैंग्वेज में हुई हुई है, हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज का जिक्र करते हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट के दरम्यान जितनी भी लैंग्वेज कोडिंग हो रही होगी सब जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रही होगी। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो स्ट्रिंग है ये जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर ये यूज होती है। जितनी भी चीजें स्क्रिप्टिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं जिसके अंदर आपकी हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेजेस, बटन्स, टेबल्स, सब चीजें जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज हुई हुई होती हैं। और जो राइट है, राइट का मतलब ये होता है कि किसी चीज को वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कर। तो ये सारी चीजें जो हम आगे चल के अभी कोडिंग में देख रहे होंगे, और कोडिंग स्टार्ट हम अभी करते हैं ताकि हम थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस हासिल कर सकें कि जावास्क्रिप्ट जो है वो कोडिंग में कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं, और विजुअल स्टूडियो के ऊपर हम ये वाली बेसिक कोडिंग जो है वो करके देख लेते हैं। विजुअल स्टूडियो में हम आते हैं, सबसे पहले हम कंट्रोल और एन प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो के अंदर अभी हम लोग इसकी जावा स्क्रिप्टिंग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं HTML से, यानी कि HTML के अंदर हम लोग बेसिकली जावा स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। फिर हम बेंच मेंशन कर देते हैं बॉडी। बॉडी में अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट। जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा तो इसका ये मतलब हो गया कि मैं बेसिकली ये स्क्रिप्ट जो है वो जावा में बना, जावा स्क्रिप्टिंग में ये काम कर रहा हूँ। लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट हो गया। फिर उसके बाद हम करते हैं टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। मीन्स के जो स्क्रिप्टिंग मैं कर रहा हूँ वो बेसिकली टेक्स्ट के अंदर होगी। फिर यहाँ पर हम लोगों का ये वाला टैग जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के आगे हम डालते हैं ये पेरेंथेसिस। यहाँ हम लिखते हैं जी के लेट्स मीट जावास। ये हो गया जी, लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट हमने कर दिया। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है उसको अपने ब्रैकेट्स के अंदर जब आप लिख रहे हैं तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनका आपने इस्तेमाल करना है। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं जी डबल स्लैश डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये डबल स्लैश मैंने क्यों डाली ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ ऐसे करके ये हो गया। इसके आगे हम लोग बल्कि काम ये भी करते हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बीच में इतने स्पेसेस दे रहा हूँ। ये स्पेसेस मैं क्यों दे रहा हूँ हम ये भी अभी देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसको इस तरीके से स्पेसेस काफी दे दी बीच में। फिर इसके बाद हमने ये स्क्रिप्ट जो है इसको क्लोज किया। फिर हम बॉडी का टैग क्लोज करते हैं। बॉडी का टैग क्लोज करने के बाद हम HTML का टैग क्लोज करते हैं। इसके बाद हम इस फाइल को सेव करते हैं। इसको हम HTML प्रैक्टिस में हम सेव कर रहे हैं, और हम यहाँ कर देते हैं इसको जावा स्क्रिप्टिंग 1। इस फाइल को हमने सेव कर लिया। अब जरा हम इसको गो लाइव करके देखते हैं और आगे से देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ आ रहा है लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट। ये मैंने इसको मैंने जूम किया, ये इसका साइज बड़ा नहीं है। लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो जो स्क्रिप्टिंग हमने की है, जिस तरह भी मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब हम करते हैं तो वो बेसिकली डिस्प्ले आपको देता है वेब ब्राउजर के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया। अच्छा, इसमें अब कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं जो कि अभी मैं आपको स्क्रिप्टिंग के दौरान मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दो स्लैशेस। ये आप जहन में रखिएगा कि जब भी आप ये स्लैश डालते हैं इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ये स्लैश डालने के बाद आप जो भी चीज लिखेंगे ये सारी चीजें इग्नोर हो जाएंगी, जावास्क्रिप्ट उनको इग्नोर करेगा। ये बेसिकली जो तमाम चीजें आप लिखते हैं ये इंसानों के इस्तेमाल के लिए होती हैं, ना कि कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए। इंसान इसको अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं बट कंप्यूटर इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जैसा से आपको याद हो हम लोगों ने जब HTML देखा था तो HTML के अंदर हम लोग एक इनलाइन कमेंट मेंशन करते हैं। तो हम लोग इस तरह का एक कोड लिखते थे ये, और उसके बाद हम इसके दरमियान में जो भी चीज लिखते हैं वो सब का सब इग्नोर हो जाता है, वो सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए होता है। इसी तरीके से जब आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आप डबल स्लैश डालेंगे और उसके बाद जो भी चीज लिखेंगे कंप्यूटर उसको इग्नोर कर देगा, मगर जो
प्रोग्रामर है वो उसके इस्तेमाल के लिए या उसके यूज के लिए या उसके रेफरेंस के लिए वो चीज वो यहाँ पर मेंशन कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज आपने अगर देखी हो तो मैंने यहाँ पर बीच में काफी स्पेसेस डाली है। ये स्पेसेस डालने की रीजन क्या थी, यहाँ पर आपको ये बताना मकसूद था कि आप जितनी मर्जी स्पेसेस इनके बीच में डाल दें, जो गैप आप मर्जी डाल दें कोटेशन के दरमियान या फिर पेरेंथेसिस के दरमियान, जावास्क्रिप्ट इन गैप्स को, इन स्पेसेस को रीड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम ये सारी जो स्पेसेस है वो दे, इस तरह से हमने ये स्पेसेस दे दी, ये स्पेसेस दे दी, और अब हम इसको रन करके देखते हैं क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये तो हमने इग्नोर की हुई है। तो यहाँ पर हमने ये स्पेसेस दी हैं और अब हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर कैसे काम करेगा। तो ये देखिए, जब हमने इसको रन किया तो रन करने के बाद उसने हमें सेम रिजल्ट शो किया है, कोई बीच में गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। ये इस वजह से है कि जावास्क्रिप्ट किसी भी किस्म की स्पेसेस हैं उनको रीड नहीं करता, उनको इग्नोर करता है। तो ये थी बेसिकली जावास्क्रिप्ट की बिल्कुल बेसिक स्क्रिप्टिंग। अब हम आगे चल के देखते हैं कि इसके अलावा मजीद इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हम एक्सप्लोर करने जा रहे हों। अभी हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स और अलर्ट्स क्या होते हैं। वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्शन हो रहा होता है उसे हम इवेंट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह लेते हैं कि जब भी कोई यूजर वेब पेज पे कोई काम कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल वो किसी बटन को क्लिक कर रहा है, वो कीबोर्ड पे कोई टाइपिंग कर रहा है, वो भी एक इवेंट है। ये जो मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है। इसके अलावा हम टेक्स्ट बॉक्स में कोई चीज टाइपिंग कर रहे होते हैं, ये भी एक इवेंट होता है। तो ये जो सारी एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताई हैं, ये वेबसाइट के ऊपर होने वाले एक्शंस हैं जिनको हम इवेंट कहते हैं। इवेंट तब होता है कि जब हमारे पास बैकएंड के ऊपर हमने जावा स्क्रिप्टिंग की हुई होती है और हमें कोई इस तरह का एक इंटरैक्टिव वेबसाइट मिलता है जिसके ऊपर हम खुद से कोई काम कर सकते हैं। इवेंट के रिस्पॉन्स में जावास्क्रिप्ट उस इवेंट को नोटिस करता है, कोई फर्दर आगे एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल gmail.com पे जाके जब मैं अपना ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ और पासवर्ड एंटर करता हूँ तो ये बेसिकली एक इवेंट है। पासवर्ड एंटर करने के बाद जब मैं उस बटन को क्लिक करता हूँ साइन इन करने के लिए, तो जावास्क्रिप्ट इसको नोटिस करता है कि ये यूजर अपनी ईमेल पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है और उसके रिस्पॉन्स में जावास्क्रिप्ट मुझे मेरे इनबॉक्स के ऊपर ले जाता है, मुझे लॉगिन कर देता है। तो ये जो बेसिकली एग्जीक्यूशन हो रही है ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर होती है और ये इवेंट के रिस्पॉन्स के ऊपर जावास्क्रिप्ट हमारे एक्शंस जो है उनको परफॉर्म करता है। अच्छा, इसमें एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं ऑन क्लिक। यहाँ पर जो ये जिस तरीके से दिया हुआ है, जब भी हम किसी बटन को प्रेस करते हैं तो वो जो बेसिकली चीज होती है उसको हम ऑन क्लिक कहते हैं। जावास्क्रिप्ट उसके ऊपर क्या करता है कि कोई फंक्शन परफॉर्म करता है और आपको ये एक अलर्ट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया और उसके बाद मैंने इसको ओके किया, तो मुझे एक एरर शो हो गया या एक पॉपअप ओपन हुआ, एक छोटी सी विंडो ओपन हुई और उसके अंदर मुझे एक अलर्ट शो कर दिया गया कि ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है या नहीं है। तो ये जो छोटी सी एक विंडो यानी कि पॉपअप ओपन होती है इसको हम अलर्ट कहते हैं। वेबसाइट इंटरैक्टिव बनाने के लिए जो आपके इवेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि यूजर वेबसाइट के साथ एक अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। जावास्क्रिप्ट के बगैर आपको वेब पेज इंफॉर्मेशन तो डिस्प्ले कर देगा बट वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। इसको अभी हम ये देख लेते हैं कि ये कोडिंग हम कैसे करते हैं, ये अलर्ट कैसे ओपन होगा, ये सारी चीजें अभी हम चल के विजुअल स्टूडियो में परफॉर्म करते हैं। जब हम विजुअल स्टूडियो में आते हैं तो कंट्रोल और एन प्रेस करते हैं, हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर हम ये स्क्रिप्टिंग करते हैं। यहाँ पर स्क्रिप्टिंग जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं HTML के अंदर, बट जावा का स्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे। HTML के अंदर रहते हुए हम जावा का स्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर चुके हुए हैं। हम हेडर पे आते हैं। हेडर में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे। जब ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया तो इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। हमारा जो ब्राउजर होता है वो इतना स्मार्ट होता है कि वो इसको रीड कर लेता है और उसकी बेसिस के ऊपर वो जो भी एक्शंस होते हैं या जो भी डिस्प्लेस होते हैं वो परफॉर्म करता है। ये आपको जब टेक्स्ट आप लिख रहे होते हैं तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका स्क्रिप्ट है वो काम नहीं करेगा। फंक्शन मैसेज श्योर का फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम कर्ली ब्रैकेट्स डाल देते हैं और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं जी अलर्ट। हम अलर्ट चाह रहे हैं कि जी छोटा सा एक पॉपअप ओपन हो और उसमें लिखा हुआ है आर यू श्योर। यहाँ करली ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी, स्क्रिप्ट भी क्लोज हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट हमने हेड का जो टैग था उसके अंदर लिखा है, इस वजह से हम यहाँ पर हेड का टैग क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं बॉडी की जानिब। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन द
बट ये हमने कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे कुछ कंडीशंस लिखते हैं। इनपुट टाइप, अच्छा इनपुट टाइप आपके मुख्तलिफ तरह के होते हैं। ये आपके मुख्तलिफ इनपुट्स आ रहे हैं जिसमें बटन भी होता है, चेक बॉक्स होता है, कलर, डेट, और ये मुख्तलिफ आपके पास चीजें आ रही हैं। हमने फिलहाल अभी बटन का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बटन। ये जो बटन हमने लिखा, इसमें होता बेसिकली ये है कि आपका वेबसाइट पे एक बटन बना हुआ आएगा। ऑन क्लिक, हमें एक मैसेज चाहिए। जब बटन को क्लिक किया जाए तो हमें एक मैसेज चाहिए, ऑन श्योर का मैसेज, जिसमें वो हमसे एक चीज की कंफर्मेशन ले रहा हो, श्योरिटी ले रहा हो। ये हमने कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं वैल्यू। हम बेसिकली मैसेज श्योर है ना, उसकी वैल्यू लिख रहे हैं कि जब जावास्क्रिप्ट जो है, जब मैसेज श्योर के बजाय तो वो क्या रिस्पॉन्स दे, वो रिस्पॉन्स दे बी श्योर। ये जो बटन हम जो जिसकी हम बेसिकली कोडिंग कर रहे हैं, इस बटन के हम डिस्प्ले पे काम कर लेते हैं। ये बटन हमें कैसा नजर आना चाहिए, तो ये हम लोग यहाँ पर स्टाइलिंग का टैग इस्तेमाल करते हैं। बटन का जो बैकग्राउंड कलर है ये रेड कलर का होना चाहिए। बटन का जो टेक्स्ट है वो होना चाहिए जी, व्हाइट कर लेते हैं, वो रेड के साथ कंट्रास्ट में अच्छा लगेगा। ये हमने सारा कुछ कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि एक बटन डिस्प्ले हो और बटन का कलर जो है वो बैकग्राउंड रेड कलर का होना चाहिए, और उसके आगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। यहाँ पर स्लैश का इस्तेमाल करते हुए इस टैग को कंप्लीट करते हैं, जो कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। कि यहाँ पर बॉडी का जो टैग है उसको क्लोज करते हैं, और इधर हम HTML के टैग को क्लोज करते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल देते हैं इवेंट एग्जाम। ये जहन में रखिएगा कि आप बेशक जावा स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, बट आपने इसको सेव HTML की फाइल में ही करना है। हमने अपने पास सेव कर लिया। ये फाइल हमारे पास सेव हो चुकी हुई है। अब हम इस फाइल को रन करके देखते हैं कि ब्राउजर हमारा वो क्या रिस्पॉन्स देता है। हमने यहाँ पर ये लिखा था कि डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन द बटन, आगे लिखा हुआ आ रहा है बी श्योर। जो हमने वैल्यू दी थी ना, वो हम यहाँ पर ये हमने वैल्यू दी थी बी श्योर। हम इसको जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये एक अलर्ट ओपन हो गया। ये एक पॉपअप था जो कि हमारे पास ओपन हो गया, जिसके अंदर लिखा हुआ है आर यू श्योर। हमने अलर्ट का कहा था, तो ये अलर्ट जो बेसिकली एक पॉपअप है, तो उसको हम ओके करेंगे तो ये पॉपअप क्लोज हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक तरीका कार होता है आपकी जावा स्क्रिप्टिंग करने का, जिसके अंदर आप जो है वो अलर्ट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा आप मैसेज श्योर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑन क्लिक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन क्लिक जो है वो आपने बटन के ऊपर किया और आपने बटन का भी इस्तेमाल किया है। हमारी इसी बुक के अंदर एक दूसरी एग्जाम्पल भी दी गई हुई है, और वो एग्जाम्पल हमें दी गई थी ये 4 की। यानी कि आप जावा के अंदर जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अलर्ट 2+2 मीन्स कि आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाए जिसमें 2+2 का जो रिस्पॉन्स है 4 वो नजर आ रहा हो। ये कैसे होगी, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर एक नई विंडो ओपन कर लेते हैं, डॉक टाइप HTML। फिर हम HTML की कोडिंग के अंदर आ जाते हैं। यहाँ हम हेड में आ गए। हेड में आने के बाद हम आते हैं जी स्क्रिप्ट। अब हम लिखना शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले चूंकि हम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शन में हम ये करते हैं कि जी शो आंसर, कि हमें एक आंसर शो किया जाए। शो आंसर का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं अलर्ट 2+2। अच्छा, ये 2+2 मैंने इन्वर्टेड कॉमास इनके अंदर क्यों नहीं लिखा, ये मैं आपको आगे चल के अभी बताऊंगा। इससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। जब हमने मैसेज श्योर लिखा था तो हमने यहाँ पर अलर्ट के आगे आर यू श्योर वो हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा था, बट यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं वो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिख रहे। अच्छा, ये 2+2 ये हो गया। उसके बाद आपकी जो करली ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाएगी। करली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पर आके आपका स्क्रिप्ट भी क्लोज हो जाएगा। स्क्रिप्ट क्लोज हो गया तो यहाँ पर हेड भी क्लोज हो जाएगा। अब हम लिखते हैं बॉडी। सबसे पहले हम बॉडी में लिखते हैं जी इनपुट। इनपुट टाइप जो बेसिकली हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, हम इधर बटन मेंशन कर देते हैं, वैल्यू मेंशन करते हैं कि वैल्यू आनी क्या चाहिए, कैलकुलेट। अभी हम एक अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट की वैल्यू इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर हम इस्तेमाल करते हैं ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक के अंदर हम फंक्शन में लिखते हैं जी शो आंसर, सॉरी। उसके बाद हम इस स्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं। फिर यहाँ आके हम बॉडी को क्लोज करते हैं, HTML को क्लोज करते हैं। अच्छा, ये फंक्शन रन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हम 2+2 जो है उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्यों नहीं लिख रहे, और आर यू श्योर जो था उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा। जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर जब भी आप कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे तो ये इनके दरम्यान में आप जो भी चीज लिखेंगे वो चीज एज अ टेक्स्ट कंसिडर होगी। जावा स्क्रिप्ट उसको रीड करता है कि ये आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास के बगैर कोई चीज लिखेंगे तो जावा स्क्रिप्ट उसको
मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंसिडर करता है कि यहाँ पर हमने कोई कैलकुलेशन करनी है। अब अलर्ट के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जी 2+2 का हमें जो है रिस्पॉन्स शो होना चाहिए। हमने उसको कहा ये हमें कैलकुलेट करके बताओ। जब भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपने उसको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना। अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो यस, वो आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा। ये हमने सारा कुछ कर लिया। अब इसको हम सेव करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं जी कैलकुलेशन एग्जाम्पल। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं क्या जवाब आता है। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक बटन आ गया। कैलकुलेट के बटन को जब मैं क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट ओपन हो गया और अलर्ट में रिस्पॉन्स लिखा हुआ आया 4। 2+2 = 4। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ 8 × 2। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको कैलकुलेट को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए आंसर 16 आ गया। ये कैसे इंटरेक्टिव और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। लिए अपनी वेबसाइट जो है इसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं और इंटरेक्टिव बनाकर आप इसके अंदर मुख्तलिफ इस तरह के अरिथमेटिक कैलकुलेशन या इस तरह की मुख्तलिफ चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली हमारे पास तरीका है कि कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है और आप इसको अपनी वेबसाइट के अंदर मजीद किस तरीके से ये चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास आ जाता है जी वेरिएबल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको अंडरस्टैंड करना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये चीज आगे जाके आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और बहुत ज्यादा इसकी यूटिलिटी है। वेरिएबल को इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप इस तरह से समझ लें कि जैसे कोई एक बॉक्स है और उस बॉक्स के ऊपर किसी किस्म का कोई लेबल लगा हुआ है। उस बॉक्स को जिसके ऊपर कोई लेबल लगा हुआ है वेरिएबल कहते हैं। इस बॉक्स के अंदर आप कोई चीज रख सकते हैं और उस चीज को आप बाद में इस्तेमाल करने के लिए उस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल फोन है, उसके अंदर कोई कॉन्टेक्ट्स आपने स्टोर किए हुए हैं। अब वो कॉन्टेक्ट्स जो आप स्टोर करते हैं वो आप टाइम टू टाइम उनको यूज करते हैं बाद में। तो वेरिएबल जो है वो एक ऐसा स्टोरेज प्लेस है जिसका अपना एक नाम होता है और उस वेरिएबल के अंदर आप कोई वैल्यू सेव करते हैं और वो वैल्यू बाद में इस्तेमाल किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। मार्क्स में हमारे पास एक वैल्यू स्टोर है, फॉर एग्जांपल 85। ये जो मार्क्स हैं इनको हम अपने प्रोग्राम में बाद में कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो जब हम मार्क्स लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो 85 है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिस तरह से एज की है। एज जो है वो एक वेरिएबल का नाम है और उसकी वैल्यू है 15। तो इस तरह की हम मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स देख सकते हैं। वेरिएबल का जो नाम होता है वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। ये जितना मीनिंगफुल होगा आपके प्रोग्राम के लिए उतना ही ईजी होगा उसको रीड करना। एग्जाम्पल इसकी हो सकती है जी स्टूडेंट नेम। इसी तरीके से एक वेरिएबल है जी टोटल मार्क्स। एक वेरिएबल है सिटी। ये जितने इजी टू यूज और मीनिंगफुल नाम होंगे प्रोग्राम के लिए इनको रीड करना उतना ही इजी होगा। अब आप ऐसे नाम रख लें, ASDF आपने नाम रख लिया, Y22 एक नाम रख लिया। अब ये कुछ इस तरह के नाम होते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए रीड करना या उनको कुछ मीनिंगफुल बनाना इतना इजी नहीं होता। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं उनके नाम बहुत ही इजी टू यूज होने चाहिए। अच्छा, वेरिएबल जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो है उसको अपने पास स्टोर करता है। जब भी आप किसी वेरिएबल का जिक्र करते हैं तो वो अपने पास 3 टाइप का डेटा स्टोर करता है। उसमें सबसे पहला डेटा टाइप है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप जो होती है, इसका जो बॉक्स है ये उसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म जो है उसको सेव कर सकती है। टेक्स्ट फॉर्म जैसे से कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, ये उनको स्टोर कर सकती है। और टेक्स्ट जैसा मैंने भी आपको बताया कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। फिर आपके नंबर्स आ जाते हैं। नंबर्स जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज को सेव करता है, जिस तरह डिजिट्स जो होते हैं न्यूमेरिक्स होते हैं। न्यूमेरिक्स जहन में रखिएगा कि जब आप एंटर कर रहे हो, नंबर एंटर कर रहे हो, तो उसमें आप इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं करते। फिर आपके पास एक जो टाइप आती है उसे हम कहते हैं बुलियन। बुलियन के दो ही रिस्पॉन्स हो सकते हैं, या वो ट्रू है या फॉल्स है, या फिर वो येस है या नो है। फॉर एग्जाम्पल लाइट ऑन है, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। स्टूडेंट आज प्रेजेंट है, या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना जिसके अंदर टोटल दो रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनमें से एक रिस्पॉन्स जो है वो आपको रिसीव हो रहा होता है, उसे बुलियन कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप वेरिएबल्स की बात करते हैं तो ये 3 तरीकाकार हैं जिनके जरिए आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को अपने पास स्टोर कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का ये मतलब होता है कि अगर आपने ये रिवॉर्ड स्मॉल
में लिखा हुआ है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इस स्मॉल रिवॉर्ड का मतलब कुछ और है, और ये जो रिवॉर्ड आपने लिखा हुआ है जिसमें पहला आर कैपिटल है, इसका मतलब कुछ और है। जावास्क्रिप्ट इन दोनों वैल्यूज को डिफरेंट रीड करेगा। जब आप अपना पासवर्ड एंटर कर रहे होते हैं तो वो पासवर्ड को एग्जैक्टली उस तरीके से रीड कर रहा होता है जिस तरीके से आपने अपना पासवर्ड सेट किया हुआ होता है। अगर आपने पासवर्ड अपना सारा स्मॉल में सेट किया हुआ है और आप उसमें आर को कैपिटल करके एंटर कर रहे हैं तो वो आपको इनकरेक्ट पासवर्ड दे देगा। उसके नजदीक ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो आप जब भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, केस सेंसिटिव टेक्स्ट है या जो भी चीज है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग डेटा को स्टोर कैसे करते हैं और हम जितने भी ये वेरिएबल्स हैं इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये कोडिंग है। इस कोडिंग को हम दोबारा से विजुअल स्टूडियो में परफॉर्म करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि ये कैसे काम कर रही होगी। नई स्क्रिप्टिंग टैब ओपन करते हैं। यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्टिंग शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं कि जी हम HTML के अंदर जावा स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर इसकी बॉडी मेंशन कर देते हैं। पहले हम स्क्रिप्ट टाइप लिखते हैं। स्क्रिप्ट टाइप में हमने ये मेंशन कर दिया कि जी ये टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे var var। उसके बाद हम मेंशन करेंगे a, b, रिवॉर्ड। ये क्या चीजें हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हम रिवॉर्ड की वैल्यू मेंशन करेंगे 5555 अब हम कुछ कंडीशंस मेंशन करेंगे। a इक्वल्स टू रिवॉर्ड %10, फिर है b इक्वल्स टू रिवॉर्ड डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हमें कोई चीज डिस्प्ले हो। उसके बाद हम प्लस बी इसको क्लोज कर देते हैं। हम अपने स्क्रिप्ट को क्लोज। अब ये सारा हमने क्या लिखा ये मैं आपको बता देता हूँ। VAR का मतलब होता है वेरिएबल। अब हमने यहाँ पर ये लिखा कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिसमें एक वेरिएबल का नाम है A, दूसरे वेरिएबल का नाम है B और तीसरे वेरिएबल का नाम है रिवॉर्ड। हमने वेरिएबल्स की यहाँ पर वैल्यूज डिफाइन की। हमने ये बताया कि जो रिवॉर्ड वेरिएबल है उसकी वैल्यू है टेट्रा 5। फिर हमने ये बताया कि जो A है उसकी वैल्यू है रिवॉर्ड और उसके बाद ये परसेंटेज का साइन फिर 10 और B जो है रिवॉर्ड डिवाइडेड बाई 10। और फिर हमने ये कहा कि डॉक्यूमेंट जो हमने लिखना है ये कि जो हमने डिस्प्ले करना है वो इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पर A की वैल्यू आ जाए, फिर यहाँ पर ये बीच में ये वाला निशान आ जाए, डैश आ जाए और उसके बाद फिर B की वैल्यू आ जाए। ये जो परसेंटेज का साइन है, इस परसेंटेज के साइन को हम जावास्क्रिप्ट में कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर या इसको हम मॉडुलो ऑपरेटर भी कहते हैं। जो भी चीज आपने यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है उसका डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ वैल्यू आ रही है उससे करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो आपको बेसिकली ये मॉडुलस ऑपरेटर दे रही होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब हमें पता है कि रिवॉर्ड की वैल्यू जो है वो 5555 है। हम यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा 5 डिवाइडेड बाई 10 और जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा वो है 555.5। 555 हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 0.5 हमारे पास जो डिवाइड नहीं हुआ। A की जो वैल्यू बनेगी वो 5 बनेगी और जब B को जब हम करेंगे तो B की जो वैल्यू बननी है वो 555.5 बननी है। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर जवाब आएगा 5, इधर फिर ये डैश आएंगे और उसके बाद B के अंदर वैल्यू आएगी 555.5। डिस्प्ले भी इसी तरीके से आना चाहिए। अच्छा ये स्क्रिप्ट तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पर इसके बाद बॉडी और HTML को जो है वो क्लोज कर सकते हैं। बट हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग भी करें ताकि जो हमें रिस्पॉन्स आएगा देख के आंखों को अच्छा लगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ डॉक्यूमेंट राइट जो है इसके अंदर यहाँ पर आते हैं। ये जो पहली पैरेंथेसिस है इधर से हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डिस्प्ले आना चाहिए ये H1 आना चाहिए। स्टाइल हमने इसका कर दिया जी इक्वल्स टू, इसमें हम सिंपल कॉमास इस्तेमाल करते हैं। इसका कलर जो है वो होना चाहिए रेड। इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो होना चाहिए जी एरियल। इसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो होनी चाहिए सेंटर। यहाँ पर हम ये कहते हैं जी कि पूरा स्टाइल था ये क्लोज हो जाए। उसके बाद जो हमने इन्वर्टेड कॉमास शुरू में डाले थे वो इन्वर्टेड कॉमास हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। हम यहाँ पर करते हैं जी इसको प्लस। हमारे पास ये A की वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये से 3-4 डैश आने चाहिए। फिर हमारे पास B आना चाहिए और B के बाद भी हम करते हैं प्लस। प्लस करने के बाद हम स्टैक को क्लोज करते हैं। स्लैश H1 करके हमने स्टैक को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने कॉलन एंटर कर दिया। ये करने के बाद हम इस स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे। यहाँ पर बॉडी क्लोज हो गई और यहाँ पर HTML क्लोज हो गया। इसको हम सेव कर
कर लेते हैं। वेरिएबल के तौर पे हमने इसको सेव किया। तो आइए इसको अभी हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। हमारे पास ये देखिए इस तरीके से रिस्पॉन्स आ गया कि 5, फिर उसके बाद ये डैश और फिर उसके बाद ये 555.5 रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो 5 बन रही है और जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास 555.5 बन रही है और दरमियान में ये 4 डैशेस जो हमारे पास आ रही हैं। जब हमने स्टाइलिंग की थी तो हमने ये कहा था कि इसकी जो हेडिंग टाइप है वो H1 होनी चाहिए। ये H1 हेडिंग है। इसका स्टाइल कलर रेड होना चाहिए, फैमिली फॉन्ट एरियल और टेक्स्ट लाइन सेंटर होना चाहिए। तो ये देखिए कलर इसका रेड है, ये एरियल फैमिली का फॉन्ट स्टाइल है और ये सेंटर लाइन है। इस तरीके से हम लोग जो है वो कोडिंग कर सकते हैं जो वेरिएबल्स है उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वेरिएबल्स और ये चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी। एक चीज ये ज़हन में रखिएगा कि हम लोग एक ही लाइन के अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन किए हैं। वेरिएबल्स जो हैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज जो है उनको स्टोर करते हैं, जिसके अंदर आपके कैरेक्टर्स आते हैं, जिसके अंदर आपके न्यूमेरिक्स आते हैं, जिसके अंदर आपके बुलियन टेक्स्ट आता है। वैल्यूज जो होती हैं वो कैलकुलेशंस के लिए और डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले की जाती हैं। अब देखिए जो यहाँ पर हम लोगों ने रिवॉर्ड मॉडुलस 10 किया और रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय 10 किया। हमने यहाँ पर खुद से कोई कैलकुलेशन नहीं की, हमने सिर्फ कंप्यूटर को ब्राउजर को ये बता दिया कि ये हम लोग कैलकुलेशन जो है चाह रहे हैं, तो उसने हमें खुद से जो रिजल्ट्स थे वो शो कर दिए। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो कंप्यूटर ने खुद से की हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको वेरिएबल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है वो ग्रिप हो सके। थोड़ी सी जरा इसकी कोडिंग आपको शुरू में मुश्किल लगेगी, बट ये है कि आप ये जो स्टाइल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेशक आप इन स्टाइल्स को इस्तेमाल मत कीजिएगा ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन मत। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछिएगा। हम आपको इंशाल्लाह उसका जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देंगे। अब तक के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। आपके टाइम का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।